हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 18 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे इस करंट अफेयर सेशन में जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जयपुर में जो 78वीं सेना दिवस परेड आयोजित की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ट्रंप का होगा शांति का नोबेल, इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। और साथ साथ में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल हो गई है, इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। और ऐसे सवाल देखा जाए जो ये जेल हुई है, जो विवादित चीजें होती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो राष्ट्राध्यक्ष को प्रभावित करती हो, तो वैसे सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और साथ साथ में जानेंगे कि जो मारिया मचाडो हैं, इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दे दिया है, तो क्या ऐसा संभव है। इन सारे पॉइंट्स पर अपने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए वीडियो के एंड में आपसे कुछ सवाल पूछे गए, उन सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान ले पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। भारत का पहला जो क्रोनिक किडनी डिजीज रोगी रजिस्टर है वो कौन सा राज्य तैयार करने जा रहा है, तो उड़ीसा राज्य सरकार देखा जाए 31 मार्च 2026 से देश का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर तैयार करने जा रहा है, जो केंद्रीय डेटाबेस किडनी रोगियों के समय पर डायलिसिस और सरकारी योजनाओं को लाभ सुनिश्चित करने वाला एक क्रांतिकारी स्वास्थ्य कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ पिछले वीडियो हमने देखा था आईटीबीपी के नए महानिदेशक के बारे में चर्चा की थी। यहां पर देखा जाए आईपीएस अधिकारी सत्यजीत सिंह कपूर, ठीक है, सत्यजीत सिंह कपूर जो है ये बन गए हैं आईटीबीपी के नए महानिदेशक। ठीक, टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीईओ कौन बन गए हैं, टीवीएस सप्लाई के ग्लोबल सीईओ देखा जाए विकास चड्ढा बन गए हैं। इस पॉइंट पर हमने पिछले वीडियो में देखा था। साथ ही साथ देखा जाए तो कर्नाटक बैंक को आईबीए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय बैंक संघ जो है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसके द्वारा देखा जाए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए कर्नाटका बैंक को आईबीए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले वीडियो हमने देखा था कि 75 देशों पर अमेरिका ने वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं, ठीक है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस सहित 75 कंट्रीज शामिल थे। यहाँ पर चर्चा करें अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 के बारे में, तो इसका मेजबान कौन होगा, कोच्चि। इसका जो कोच्चि जो है, जिसको मसाला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर देखा जाए इस बार अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी कर रहा है। आगे देखिए सर्जियो गौर भारत में देखा जाए अमेरिका के 27वें राजदूत के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस पॉइंट पर हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। साथ ही साथ गांधीनगर में BSL-4 लैब की आधारशिला रखी गई है। जो BSL-4 लैब है इसकी आधारशिला रखी गई। इसके माध्यम से होगा क्या कि जैव संरक्षण इकाई की आधारशिला रखी गई है। यहाँ इबोला, निपाह जैसे खतरनाक वायरस है, इनकी जांच में भारत अब आत्मनिर्भर बन जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन स्वदेश के बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो हमने। ऑपरेशन स्वदेश जो है, यहां पर देखा जाए ईरान में जो बिगड़ते हुए हालात है उनसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश स्टार्ट किया गया है। इससे पूर्व देखा जाए तो जून 2025 में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। और अंत में हमने चर्चा किया था कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, पहली इमरजेंसी वापसी हुई है। यहां पर देखा जाए मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो क्रू 11 था, क्रू 11 मिशन, इसको समय से पहले खत्म कर दिया गया और स्पेसएक्स ड्रैगन के जरिए नासा और अन्य देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री जो थे वो सुरक्षित प्रशांत महासागर में उतरे थे। ठीक, तो ये तो सारे पॉइंट थे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के क्या पॉइंट है आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जयपुर में 78वीं सेना दिवस परेड आयोजित हुआ है, ठीक है। यहां पर चर्चा करें 15 जनवरी 2026 को जयपुर में 78वीं सेना दिवस परेड आयोजित की गई। यह पहली बार था जब आर्मी डे परेड एरिया से बाहर हुआ है, ठीक है। आर्मी डे परेड जो है ये आर्मी एरिया से बाहर इसका आयोजन किया गया है, ठीक, जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। चर्चा करें तो परेड का नेतृत्व अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र से संबंधित अधिकारियों ने किया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म, अर्जुन टैंक, पिनाका लॉन्चर, रोबोटिक डॉग्स, अपाचे हेलीकॉप्टर, जगुआर विमान सहित स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी हुआ है। यहां पर चर्चा करते हैं 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल केएम करियप्पन, ठीक है, जो केएम करियप्पा थे, इन्होंने फ्रांसिस बुचर से, किससे, फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी, ठीक। तो ये फ्रांसिस बुचर देखा जाए तो इंग्लैंड के थे, इनसे भारतीय सेना की जो कमान थी वो किसने संभाली थी। कमान संभालने का कार्य केएम करियप्पा के द्वारा किया गया था। पहले फील्ड मार्शल भी थे भारत के, पहले फील्ड मार्शल कौन, केएम करियप्पा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य चंद्रशेखर बसु का निधन हो गया। यह है चंद्रशेखर बसु जी, चर्चा कर लेते हैं। 16 जनवरी 2026 को वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर बसु का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बीमा कर्मचारी आंदोलन के अग्रणी नेता और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमा कर्मचारी आंदोलन जो हुआ था उसके अग्रणी नेता थे, ठीक है।
उसके अग्रणी नेता थे और साथ साथ में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो था उसके पूर्व अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1944 में हिंदुस्तान इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की और उसी वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी बने थे। बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बीमा कर्मचारियों के संगठन में अहम भूमिका भी निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत और इजराइल के बीच में जलीय कृषि से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो 15 जनवरी 2026 को भारत और इजराइल के बीच में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि पर संबंधित एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। यह एमओयू इजराइल में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान साइन किया गया, जो एलियट में संपन्न हुआ। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण यहां पर 2 पॉइंट हो जाते हैं कि भारत ने किस देश के साथ जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि है इसके लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने इजराइल के साथ हस्ताक्षर किया है, पहली खबर। दूसरी पॉइंट यह हो जाती है कि ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 नामक शिखर सम्मेलन, जो 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन देखा जाए इजराइल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इजराइल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, यह पॉइंट आपको याद रखना। यहां पर देखा जाए समझौते के तहत पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और उन्नत मत्स्य प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, यानी कि राजीव रंजन सिंह, जिनको आप लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं, ये सम्मिलित हुए थे। यहां पर आप देख सकते हैं राजीव रंजन सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोयला मंत्रालय और दामोदर घाटी निगम के बीच में समझौता हुआ है। डीवीसी और कोयला मंत्रालय जो है उसके बीच में 16 जनवरी 2026 को कोयला मंत्रालय और दामोदर घाटी निगम के बीच में 3 कोल ब्लॉकों के विकास हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इन ब्लॉकों में धुलिया उत्तर, पीरपैती, मंदाकिनी शामिल है। यह समझौते के तहत देखा जाए कुल 7,350 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 4,621 करोड़ रुपए के राजस्व सृजन होने की संभावना भी है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, यह कदम कोयला उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि कोयला उत्पादन को बढ़ाने तथा ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कोयला मंत्रालय ने हाल ही में किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दामोदर घाटी निगम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत होगा क्या कि 3 कोल ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। ठीक है, 3 कोल ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। वो 3 कोल ब्लॉक कौन कौन से? धुलिया उत्तर, पीरपैती और मंदाकिनी कोल ब्लॉक, ये 3 कोल ब्लॉक है। इन 3 कोल ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अब ऑफिशियली देखा जाए अनाउंस हो चुका है कि ये होंगे हमारे 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि। यहां पर देखा जाए 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, जिनको आप एंटोनियो कोस्टा के नाम से जानते हैं, ये है एंटोनियो कोस्टा, और साथ साथ में देखा जाए उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक, उर्सुला वॉन डेर लियन, यहां पर ये दोनों लोग जो हैं भारत आने वाले हैं और हमारे मुख्य अतिथि होंगे 77वें गणतंत्र दिवस परेड की। 76वां गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, 76वें जो गणतंत्र दिवस परेड था 2026 का, 2025 का, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, चलिए यहां पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों नेता 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। वे 16वें भारत यूरोपीय काउंसिल समिट की अध्यक्षता करेंगे तथा द्रौपदी मुर्मू से भेंट भी करेंगे। साथ ही साथ यहां पर पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दौरान भारत EU बिजनेस फोरम आयोजित होने वाली संभावना है। ठीक है, यहां पर जो भारत और यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित होने की संभावना है, जो पिछली बार जुलाई 2020 में संपन्न हुई थी, यानी कि जो FTA साइन किया जाना है उस पर भी बात हो सकती है। जो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है उस पर भी यहां पर देखा जाए बात होने की प्रबल संभावना है कि हो सकता है शायद फाइनलाइज भी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, क्या ट्रंप का होगा शांति का नोबेल? अब यहां पर देखा जाए कुछ एनालिसिस भी है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। पहले फैक्ट्स चर्चा करते हैं। 15 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता जो थी मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। और हुआ क्या कि अक्टूबर 2025 में मचाडो को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस मुलाकात के बाद मचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल मेडल भेंट कर दिया। ठीक है, गुरुवार को देखा जाए ट्रंप और मचाडो मिलते हैं और यह पहली बार था जब निकोलस मदुरो की अपहरण के बाद कोई वेनेजुएला का नेता प्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा हो।
ठीक है, पहली बार था ये। और इसी मुलाकात में हुआ क्या कि जो मारिया मचाडो हैं, इन्होंने अपना जो नोबेल पुरस्कार था, ठीक, नोबेल पुरस्कार थमा दिया ट्रंप को। ठीक, तो यह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के अपहरण के बाद किसी वेनेजुएलियाई नेता के द्वारा ये प्रत्यक्ष मुलाकात थी। नोबेल पुरस्कार से जुड़े नियम के अनुसार यहां पर नोबेल पुरस्कार थमा तो दिया, लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार अब ट्रंप का हो गया? तो उस पर चर्चा करते हैं। देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार से जुड़े जो नोबेल फाउंडेशन के नियम है वो क्या कहते हैं, स्टैट्यूट पर आधारित है। नोबेल पुरस्कार एक बार दिए जाने के बाद ना तो उसको रद्द किया जा सकता है, ना ही उसके विजेता को बदला जा सकता है। यानी कि एक बार अगर किसी को मिल गया तो वो उसी का ही रहेगा। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार का जो मेडल होता है, मेडल किसी के पास भी रहे, लेकिन दर्जा कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, वो दर्जा हमेशा उसी व्यक्ति का रहेगा जिसको नोबेल कमेटी के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो घोषित व्यक्ति ही अंतिम नोबेल लॉरिएट होता है। नोबेल पुरस्कार ना तो किसी को ट्रांसफर या गिफ्ट किया जा सकता है और ना ही एक से अधिक लोगों से के साथ साझा किया जा सकता है। नोबेल लॉरिएट की उपाधि स्थायी होती है और पुरस्कार देने वाली संस्था के निर्णय पर कोई अपील संभव नहीं है। यहां पर देखा जाए जो पुरस्कार देने वाली संस्था है उसके निर्णय पर भी कोई अपील नहीं कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को संस्था ने घोषित कर दिया कि ये है नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता, अब वो किसी को अपना जो पुरस्कार है वो थमा भी देती है, तब भी जिसको पकड़ाया है वो पुरस्कार यानी कि ट्रंप को दिया गया है, तो ट्रंप का नोबेल नहीं हो गया। ठीक है, नोबेल की विजेता कौन है? मारिया मचाडो ही है। हाँ, सम्मान के तौर पर दे दिया, गेस्चर के तौर पर दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर बात बेसिकली यही है, ये है नियम नोबेल फाउंडेशन का। तो नोबेल फाउंडेशन का नियम भी आप समझ गए और आप समझ भी गए कि क्या ट्रंप का होगा शांति का नोबेल। तो ट्रंप का शांति का नोबेल नहीं है, बस केवल ये है कि वो नोबेल का जो मतलब प्रतिकीर्ति है वो ट्रंप के पास पहुंच गई है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की सजा हुई है। ये है यून सुक योल। ठीक, यून सुक योल। दक्षिण कोरिया में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की सजा सुनाई है। महत्वपूर्ण हो जाता है यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज 8 आपराधिक मामलों में पहला प्रमुख निर्णय है। अदालत ने उन्हें मार्शल लॉ लागू करने, हिरासत में लेने के प्रयासों की अवहेलना करने और कानूनी रूप से अनिवार्य पूर्ण कैबिनेट बैठक को दरकिनार करने के लिए दोषी ठहराया। हुआ क्या था कि आपको पता होगा 2025 में, जैसा कि सर्वविदित है, ठीक है, 2025 में सर्वविदित है कि जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे यून सुक योल, ठीक, यून सुक योल जो थे, इन्होंने क्या किया था कि बिना कैबिनेट के डिस्कशन के देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। एक तरफ से देखा जाए तो ये डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे थे, फिर उसके बाद तख्ता पलट होता है और इनको हटा दिया जाता है, पद से इनको हटा दिया जाता है। और पद से हटाए जाने के बाद भी क्या होता है कि कानूनी रूप से जो अनिवार्य जो कैबिनेट की बैठक थी उसको भी दरकिनार किया। हिरासत में लिए जाने के जो प्रयास थे उसकी भी अवहेलना की, मार्शल लॉ लागू करने का प्रयास किया। और इन्हीं सबके आधार पर देखा जाए इनके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पहला निर्णय भी आ चुका है जिसमें इनको 5 साल की सजा हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता में श्वेता वर्मा को प्रथम पुरस्कार मिला है। विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता जो थी, इसमें जो भारत की श्वेता वर्मा है, सिंगापुर में रहती हैं, यह है श्वेता वर्मा जी, इनको प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। चर्चा करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2026, ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस देखा जाए तो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहां पर देखें, विश्व हिंदी दिवस 2026 के अवसर पर मॉरिशस में आयोजित विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता में सिंगापुर की श्वेता वर्मा ने एशिया, भारत को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र जो है वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सिंगापुर, यहां पर लिखा है सिंगापुर की श्वेता वर्मा। मूल रूप से देखा जाए ये मूल रूप से है भारतीय, ठीक, मूल रूप से भारतीय है, सिंगापुर में ये वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत है। यहां पर चर्चा करें, इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा किया गया। श्वेता वर्मा मूल रूप से भारत से हैं और वर्तमान में सिंगापुर में वित्त क्षेत्र में कार्यरत है। उनकी विजयी रचना जा रे उड़ जा रे हिंदी, जा रे उड़ जा रे हिंदी, इसी को देखा जाए एक वैश्विक भाषा के रूप में प्रस्तुत करती है ये। ठीक है, और इसी के कारण इनको प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। कब? जो विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता हुई। और पूछ ले विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया था। मॉरिशस में जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहां की आबादी देखा जाए हिंदी भाषा में बहुत सहज है, हिंदी भाषा बोलती भी है, क्योंकि
मॉरिशस में गिरमटिया मजदूर बना के अंग्रेजों के द्वारा बहुत से भारतीयों को ले जाया गया था, जो अब वहां पर देखा जाए तो बहुत से उच्च पद पर पदासीन भी है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चर्चा करते हैं यहां पर, भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में है, जिसे रक्षा खरीद बोर्ड ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यहां पर देखा जाए यह सौदा फ्रांस की कंपनी दसॉ, ठीक है, दसॉ, अब दसॉ है, इसको आप हिंदी में दसॉ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन जो है, डसॉल्ट एविएशन, ठीक है, उसी के द्वारा राफेल कंपनी मतलब राफेल जो विमान है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाई जाती है। चर्चा करें तो फरवरी 2026 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बैठक में यह करार संभव भी है। सौदे के तहत मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारतीय हथियारों, रडार और सेंसर के एकीकरण भी होगा। यह खरीद एएमसीए और तेजस मार्क 2 परियोजनाओं को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क के बारे में चर्चा करें। यह भारत का पहला फुल स्टैक एआई पार्क कहां पर बन रहा है, तो ये भारत का पहला फुल स्टैक एआई पार्क तमिलनाडु सरकार के द्वारा सर्वम एआई के साथ समझौता कर भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 10,000 करोड़ के प्रारंभिक निवेश वाली यह राज्य प्रेरित पहल मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में शुरू की गई। चर्चा करते हैं तो परियोजना के तहत एक विशेष एआई जिला विकसित होगा। ठीक है, एक अलग से एआई डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, सुरक्षित डेटा ढांचा और एआई अनुसंधान सुविधाएं होंगी। यहां पर चर्चा करें, इससे 1000 प्लस कुशल रोजगार सृजित होंगे और नैतिक, सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर एआई क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो यह भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क होगा। कहां पर बनेगा, ये तमिलनाडु में बनेगा। ठीक है, तमिलनाडु में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एआई का जमाना है। एआई में दिन प्रतिदिन हम लोग विकसित होते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए चलते हैं, चलते चलते आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, इन सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो यानी कि आईटीबीपी है, इसके महानिदेशक के रूप में किसने, देखा जाए किसको नियुक्त किया गया, महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, आलोक वर्मा, सत्यजीत सिंह कपूर, संजीव कुमार या आर.के. पांडे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने नया ग्लोबल सीईओ किसको नियुक्त किया है, रवि विश्वनाथन को, अनिल चड्ढा को, विकास चड्ढा को या संजय मेहरा को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक को अपनाने के लिए आईबीए पुरस्कार किस बैंक को मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, केनरा बैंक को, कर्नाटक बैंक को या बैंक ऑफ बड़ौदा को। और अंतिम सवाल, 5वां सवाल क्या है कि ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन स्वदेश या ऑपरेशन राहत। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साथ ही साथ आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की जो टेस्ट है वो ऐप पर लगा दिया जाएगा और सोमवार को इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ जो होती है उसका आपका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के आसानी से पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।